आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। तो मैं आपको एक नाबार्ड की जो कि वैकेंसी है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये वैकेंसी तो 17 जनवरी को निकली थी, मतलब काफ़ी टाइम बाद ही मैं लेट हो गया मुझे इस वीडियो को बनाने में। तो अभी जो इसकी लास्ट डेट है इस वैकेंसी की वो 3 फरवरी है। तो आप 3 फरवरी तक इसके फॉर्म को भर सकते हो। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो अथॉरिटी है ये उनके जो कि एग्रीकल्चर से और रूरल जो डेवलपमेंट के लिए जो है वो वर्क करती है। मतलब आप कह सकते हो जैसे किसानों के लिए, इन सब चीज़ के लिए जो है ये काम करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो आप समझ सकते हो, तो इसके द्वारा चुने गए जो कैंडिडेट होंगे तो उनका वर्क भी उसी तरीके का ही होगा। मतलब उन वहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट संभालने होंगे, जैसे किसानों के वहाँ पर कोई दफ्तर वगैरह। तो यहाँ पर उनका जो सिलेक्शन होगा वो डेवलपमेंट असिस्टेंट का होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट इनकी जो रिक्रूटमेंट है, एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट इन हिंदी, ये 2 तरीके की रिक्रूटमेंट इसमें बताई जा रही है। तो आप इसकी अब डिटेल्स आप देखिए, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 3 फरवरी के इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड जैसे कि आप सभी जानते हो कि एसवीपी इंस्टीट्यूट जो है वो स्पेशली फॉर द पीडब्ल्यूडी के लिए ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन बनाता है। एंड जो कि एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी दिखाता है, पीडब्ल्यूडी एंड नॉर्मल कैटेगरी सभी के लिए, एंड स्पेशली फॉर द पीडब्ल्यूडी। तो ये मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इसमें कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, एंड जो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसे सिलेबस, मतलब अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसके कहीं और इस वीडियो के अलावा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कैटेगरी के बिहाफ पर, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट है और किस एरिया में पोस्ट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो कौन कौन सी कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट्स के लिए 159 टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल के लिए 78 है, एससी के लिए 21, एसटी के लिए है 17, ओबीसी के लिए 26 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाती है 17। एंड ओवरऑल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 7 है। तो 7 पोस्ट है इस कैटेगरी में, इस डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए ये कैटेगरीज है। देन आ जाता है नाबार्ड में ही डेवलपमेंट असिस्टेंट इन हिंदी। तो उनके लिए अंडमान मतलब देखो, डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो हर मतलब काफ़ी एरिया, आपको एरिया 25 स्टेट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर है। लेकिन जो डेवलपमेंट असिस्टेंट इन हिंदी है तो उनके लिए सिर्फ 3 ही जगह है जहाँ पर ये पोस्ट अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मुंबई, एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सॉरी। तो पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर पोस्ट है नहीं, बाकी इसके लिए सिर्फ 3 ही वैकेंसीज है, अनरिजर्व के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1, ओके। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 1 स्टेट ओनली, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेट में, मतलब ऐसे नहीं कि हर जगह आप अप्लाई करोगे, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो टोटल वैकेंसीज का 4% से जो है वो अवेलेबल रहता है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया था। एंड ओबीसी के लिए वो ये है कि नॉन क्रीमी लेयर से आप होने चाहिए। एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब ये देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पर्सन है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर में जो 2016 के रूल्स को फॉलो किया हुआ होना चाहिए, परमानेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी अवेलेबल है या टेम्परेरी डिसेबिलिटी का अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको रिप्लाई भी दे देती हूँ कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी देखो लिखा है,
ऐसा, लेकिन हम इतने कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक जगह पर आपका सिलेक्शन होगा। बेटा वो तो डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिसेबिलिटी मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, रिकवरेबल है कि नहीं है, कितना टाइम लगेगा, या फिर वो आगे परमानेंट भी हो सकती है, इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें भी लिखा हुआ है, देखो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड टेम्पररी आर एंटेल फॉर पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन, वो दोनों चीज़ के लिए दोनों ही पर्सन अवेलेबल है, कर सकते हैं। एंड जो पर्सन लगता है नॉट लाइकली टू इम्प्रूव अंडर टेम्पररी डिसेबिलिटी आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है ना। और जिनको लगता है कि वो इम्प्रूव हो सकते हैं, वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब वही तो हमने कहा ना कि आपको डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, आप अपनी कैटेगरी देखिए कि ब्लाइंडनेस है तो आप इस कैटेगरी में आते हो या नहीं हो, जिसमें टोटल एब्सेंस ऑफ साइट लिखा हुआ है, और विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 स्लैन। एंड बाकी आप आई टेस्ट के लिए हमारे एसपी इंस्टीट्यूट पर सर ने वीडियो बनाई हुई है आई टेस्ट से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। तो आप अगर आप ब्लाइंडनेस कैटेगरी में हो तो आपके लिए ये जो है वो एलिजिबिलिटी है या नहीं है, ये इस तरीके की मतलब होना चाहिए, ये दिक्कत है तभी आप ब्लाइंडनेस में आओगे। देन लो विजन है तो आपके लिए ये बताई जा रही है कि ये दिक्कतें आपको होनी चाहिए, जैसे कि विजुअल एक्विटी नोट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60 और अप टू 10/200, तो इसको आप देख सकते हैं। हियरिंग इम्पेयर कैंडिडेट हैं, अगर डीफ है तो आपके लिए ये कैटेगरी क्वालिटी मतलब ये होना चाहिए, आपके दिक्कतें होनी चाहिए, तभी आप डीफ माने जाओगे। एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है आपको तो आपको ये दिक्कत होनी चाहिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी क्या क्या चीज़ें आती हैं आप उसको देखिए। वन आर्म है, वन लेग है, बोथ आर्म है, बोथ लेग है, वन आर्म एंड लेग है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लेप्रेसी क्यूर्ड पर्सन, तो वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। सेरेब्रल पैलिसी है तो आप इसको देखिए कि क्या दिक्कतें हैं जो कि इसमें आती है। क्योर्ड ऑफ लेप्रेसी बट इज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड एज वेल एज द लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पैरालिसिस इन आई and undergoing gainful occupations. Then cerebral palsy damage one or more specific area. ड्वार्फिज्म, आप हाइट देख सकते हैं, अगर बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैं ड्वार्फिज्म में आता हूँ या नहीं आता हूँ, तो आप उसको देखिए। हाइट होनी चाहिए 4 फीट टू 4 फीट 10 इंचेस तक की, बल्कि 147 सेंटीमीटर्स और लेस से कम, बाकी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, डिसेबिलिटी, एसिड अटैक है, and suffer from those of type of disability eligible to apply in this category. and specific learning disability है, देखिए कैंडिडेट्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD को काफ़ी लोग स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी मानने लगते हैं, बट इट इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज़ रिलेटेड टू द माइंड। ठीक है, माइंड का कोऑर्डिनेशन ना होना उस चीज़ में, मतलब पर्सन का माइंड अच्छे काम करता है लेकिन कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ाहट है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है। जितने भी मैं आपको डिसेबिलिटी बता रही हूँ ना, इन सभी की अगर डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो हमारे एसपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर इसकी वीडियोस अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपको किसी एग्जैक्ट डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एंड पीपल सेज दैट कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आता है। देखिए, आपको हमारा एक व्हाट्सअप नंबर भी पता है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो। बाकी देखिए, कोशिश तो रहती है कि आपको रिप्लाई करने की। एंड अभी स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उसके तरफ भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बढ़ता जा रहा है, बट अभी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी इतनी अभी पकड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको एग्जैक्ट, क्योंकि देखो गलत इन्फॉर्मेशन देने से तो अच्छा है कि हम बच्चे को, मतलब हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, तो जिस फील्ड में हमको लगता है कि हाँ भी बच्चे के लिए एग्जैक्ट हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो उस टाइम पे हम बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा परेशान मत हुआ करिए। जैसे जैसे हम इस फील्ड में और थोड़ा सा करते जा रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट जॉब्स में भी बच्चों की मदद कर सकते हैं। हम भी देखो इन्फॉर्मेशन तो बच्चा इन्फॉर्मेशन जब हम कहीं से सीखते हैं तभी तो हम चीज़ों को जानते हैं। ऐसा तो नहीं हमको एकदम से ज्ञान सब आ जाता है, नहीं, हम इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से एकत्र करने के बाद ही उस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं जब हमको लगता है कि सही में ही ये बात सही है। देखो, गलत इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करने से तो अच्छा नहीं है।
हम चाहते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है तो वो सही होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों तक जाए तो उनके साथ कुछ गलत ना हो, सब सही हो। और मेंटल इलनेस है, ठीक है, मीन्स सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने आपको बताया कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उसमें ये डिसेबिलिटीज़ आती है, हियरिंग है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ये सब डिसेबिलिटीज़ इन्होंने बताया। लेकिन ना उसके लिए सिर्फ 7 ही वैकेंसीज अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी के लिए, मैंने आपको ये पहले ही बताया है, ठीक है। अब ये देखो, गाइडलाइंस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यूजिंग स्क्राइब, जो स्क्राइब को यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, मतलब जो पर्सन नहीं लिख पाते हैं, लिखने में दिक्कत आती है, वो ही स्क्राइब की फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है। एंड जो पर्सन है ब्लाइंडनेस और लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे, जिसके दोनों हाथों में दिक्कत हो, सेरेब्रल पैल्सी, उसको स्क्राइब की फैसिलिटी अगर चाहिए तो वो ले सकता है, ठीक है। एंड जो पर्सन को स्क्राइब की फैसिलिटी मतलब दिक्कतें होती है, स्क्राइब की फैसिलिटी वो चाहता है, ठीक है, तो पर्सन को आपका जो अपेंडिक्स 1 है वो फिल कर देना होगा सिविल सर्जन्स और मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा। अब जो सच केसेस व्हेन स्क्राइब इज यूज फॉर द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई, सारे रूल्स अप्लाई होंगे आपके लिए। अरेंज ऑन स्क्राइब, अगर अपनी खुद के स्क्राइब पे वो अरेंज कर रहे हैं तो उनको ये अपेंडिक्स 2 जो है वो फिल कर देना होगा और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भरी जानी चाहिए। एंड स्क्राइब अरेंज बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी कैंडिडेट फॉर द सेम एग्जामिनेशन, मतलब अगर आप कोई स्क्राइब है वो सेम पर्सन एग्ज़ाम भी देना चाह रहा है तो वो स्क्राइब नहीं बन सकता आपका। एक स्क्राइब एक से ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। स्क्राइब की एलिजिबिलिटी आपकी एलिजिबिलिटी से कम होनी चाहिए, ठीक है, और एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी से कम होनी चाहिए। कंपनसेटरी टाइम आपको मिलेगा जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनको स्क्राइब कंपनसेटरी टाइम मिलेगा। बट बेटा एट कंपनसेटरी टाइम के लिए आपको फॉर्म में जब आप फिल कर रहे हो तो आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि आप कंपनसेटरी टाइम चाहते हो। एंड जो कैंडिडेट्स नहीं करेगा कंपनसेटरी टाइम के लिए उसको नहीं मिलेगा, ये देखो स्पेशली मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है। एंड अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फिल करता हुआ दिखता है तो उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेस देन 40% डिसेबिलिटी है, लिखने में दिक्कत होती है, वो अपेंडिक्स 5 भर कर दे सकते हैं अपना। एंड क्वालिफिकेशन स्क्राइब शुड बी 1 स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। पर्सन ऑप्टिंग फॉर ऑन स्क्राइब सबमिट डिटेल्स ऑन स्क्राइब एज फॉर द परफॉर्मर। अपेंडिक्स 6 जो है उसको फिल कर देना होगा। एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी सेरेब्रल पैल्सी है, 20 मिनट्स मिलेगा 1 घंटे के ऊपर उनको। एंड 40% आपके डिसेबिलिटी होनी चाहिए। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए देखो क्या बताया जा रहा है, ठीक है, उनके लिए ये है विजुअली डिफरेंस हु सफ़र फ्रॉम नॉट लेस देन 40% से कम नहीं होनी चाहिए। एंड may opt to view the contents of test in magnified font and all such candidates will be eligible for compensatory time, उनको 20 मिनट्स मिलेगा। viewing the contents of test in magnifying will not be available to visually impaired candidate who use the service of the scribe, मतलब जो सर्विस ले रहा है स्क्राइब की फैसिलिटी की उसको भाई ये सब फैसिलिटी एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, ठीक है, मैग्नीफाइंग फॉन्ट वगैरह यूज़ करने की ये सब है। एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब ये देखिए डेवलपमेंट असिस्टेंट, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी जो पोस्ट डिसेबिलिटी है जो कि इस पोस्ट के लिए सुटेबल है। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, 1 आर्म, बोथ आर्म, 1 लेग, बोथ लेग, सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रेसी, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ठीक है, ये सब हैं जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड कैटेगरी डी जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ये इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें लिखा है डेवलपमेंट असिस्टेंस हिंदी में, तो बेटा उसमें तो अप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट ही नहीं है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप सिटिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, रीडिंग, राइटिंग, सिटिंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन, ये सब कर सकते हो।
जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनको सर्टिफिकेट इशू करना होना चाहिए, जो कि इशूड हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। अपेंडिक्स 3 एंड 4 जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 से लेकर 35 साल तक उम्र होनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलेगा उनको। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो क्या होनी चाहिए। डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, 50% मार्क्स, एंड पास क्लास 4। SC ST PWD एक सर्विसमैन, इनके लिए क्लास पास करी हुई होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑन PC। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इन इंग्लिश या हिंदी मीडियम में। यदि हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है। पास होनी चाहिए क्लास SC ST PWD के लिए पासिंग मार्क्स भी होंगे। नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग का। अभी देखिए आपको स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की, नाबार्ड की जो स्कीम है क्या है, इसका एग्जामिनेशन का क्या रूल है। अब देखिए इसमें प्री एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी जो कि पहला स्टेप होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को तो 20 मिनट्स जो कि एक्स्ट्रा मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा। देन आपका सेकेंड एग्ज़ाम आता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस का एग्ज़ाम होगा जो कि आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 200 मार्क्स रहेंगे इसमें आपके, ओके। तो इसमें आपके रीजनिंग रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरेंस होगा 50 क्वेश्चंस, एंड जो कि आपका जनरल अवेयरेंस होना चाहिए स्पेशल रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट वगैरह से, बैंकिंग से, कंप्यूटर नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे, ये सब 3 क्वेश्चंस होंगे। डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी सेम ऊपर वाला ही प्रोसेस है। देन इसमें टेस्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज का, हिंदी या फिर इंग्लिश में, जैसे कि उसमें टेस्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो इसमें होगा डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का, हिंदी और इंग्लिश में। और सेम ऊपर वाला ही इसमें प्रोसेस है, प्रोफेशनल नॉलेज होगी इसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्लेस पर नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की, ओके। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर बोथ टेस्ट। अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें ना ये कहा जा रहा है अगर कोई बच्चा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, तो हर एक एरिया के, हर एक स्टेट की अपनी कहीं कहीं की लैंग्वेज ऑल्सो होती है, रीजनल लैंग्वेजेस। तो अगर जैसे मानो किसी स्टेट के लिए, जैसे मानो आपने यूपी के लिए अप्लाई किया, यूपी में आप चाहते हो, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आपने तो हिंदी ऑलमोस्ट स्कूल में पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट होता है, तो ज़रूरी फिर आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो दें। लेकिन आप मानो एक ऐसे एरिया में एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट लैंग्वेजेस से अलग है, सब्जेक्ट से आपके अलग है, जैसे मानो आपने इंग्लिश और हिंदी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ की रीजनल लैंग्वेज अलग है, लेकिन आपने उसमें कोई पेपर नहीं दिया हुआ, आपने कोई स्कूल में सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ उसका, तो आपको ये टेस्ट देना कंपलसरी है, अदरवाइज आप नहीं इसमें सिलेक्ट होंगे, ओके। एंड LPT ऑफ कंसर्न स्टेट इज प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स 1 जो कि है नीचे। एंड लिस्ट आपको मैं दिखाऊंगी कौन कौन सी एरिया की कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस है जो कि आपको आनी चाहिए और जिसमें उसका टेस्ट होगा। स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की, प्री एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मार्क्स लगेगा नहीं, मेंस के बेसिस पे एग्ज़ाम लगेंगे। आपके 1 रेशो कट ऑफ रहेगी, इतना 1:2 25। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इनकी। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट सक्सेसफुल ऑनलाइन एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल द वेबसाइट, ये सब। तो फाइनल एग्जामिनेशन बेटा आपका मेरिट जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टेट वाइज, फाइनल सिलेक्शन होगा, एंड रिजोल्यूशन ऑफ टाइकोसिस। वेट लिस्ट होगी, वेट लिस्ट रहेगी, कोई अगर सीटें नहीं भरती हैं बच्चों के लिए तो वेट लिस्ट में 2 से 3 कैंडिडेट्स होंगे, अगर वो नहीं भरती हैं वो सीटें तो उन कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी, ओके। एग्जामिनेशन सेंटर बेटा, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर देखो अपने आप से भरते हो तो वो ठीक है, सही एग्जामिनेशन सेंटर आप फिल कीजिएगा, ठीक है। एंड प्री एग्ज़ाम के लिए अलग सेंटर जैसे कि आप भरोगे, मेंस के लिए भी सेंटर रहेगा आपका। अगर
एग्ज़ाम सेंटर होगा, कुछ नाबार्ड अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं ऐसा भी कहा जा रहा है, ज़रूरी नहीं आपने जो चुना हो वही एग्ज़ाम सेंटर आपको मिले। नाबार्ड अपनी तरफ से भी आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। उनको लगता है कि सेंटर पे बच्चे का जाना चाहिए तो भी। सेंटर्स आर एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल। आप अपने सेंटर्स को जो फिल करेंगे वो फाइनल होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस, आप फॉर्म फिल करते हैं तो फ़ीस है 550 एंड जो कि SC ST PWD की 100 रुपीज़ फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल जो कि फ़ीस है, ठीक है। बाकी इसकी जो सैलरी है 46,500 के आसपास इसकी सैलरी रहेगी। इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल करते हो तो आप, बाकी मैं आपको अपेंडिक्स दिखा देती हूँ। ये रहा अपेंडिक्स स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो नाबार्ड की जब आप फॉर्म फिल करते हो तो कौन कौन से एरिया की कौन से स्पेसिफाइड लैंग्वेज है जो कि आपके आनी चाहिए, जो कि आपका टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा तो उसमें इन लैंग्वेजेस में टेस्ट होगा। तो अगर आप ऐसे एरिया में एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे कि हरियाणा हो गया हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, तो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज यही है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने पढ़ी हुई होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आना आपका टेस्ट होगा। लेकिन जैसे मानो आप गोवा में एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो बेटा आपका LPG जो कि LPT टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। अगर आप यहाँ के लिए जैसे मानो बिहार के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके सेंटर्स यहाँ पढ़ सकते हैं, आरा में, भागलपुर में, दरभंगा, गया, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, ठीक है, मुजफ्फरपुर सॉरी। तो ऐसे तो सेंटर्स आप देख सकते हैं, ये सेंटर्स पढ़ेंगे। ये मेंस के सेंटर्स हैं, जो सेंटर्स आपके पढ़ेंगे। एंड अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अपेंडिक्स 1 है जो कि एग्जाम सर्टिफिकेट है, फिजिकल लिमिटेशन है इन एन एग्जामिनेटिव टू राइट, और लिखने में दिक्कत आती है तो ये अपेंडिक्स आपको देना होगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, अगर आप अपना स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं तो बेटा आपको ये वाला अंडरटेकिंग देना होगा, ठीक है। अगर आप इन केस ऑफ सिंगल डिसेबिलिटी, एक ही डिसेबिलिटी का कोई केस है, आपको अपेंडिक्स 3 फिल कर देना होगा। लेकिन आपकी डिसेबिलिटी है इन केस ऑफ द मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में बेटा आपको अपेंडिक्स 4 फिल कर देना होगा। एंड अगर आपकी डिसेबिलिटी, अगर आप सर्टिफिकेट द पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ RPWD एक्ट बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 R of said एक्ट, पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, लेस देन 40% डिसेबिलिटी, एंड मतलब जो पर्सन की डिसेबिलिटी है 40% से कम है, उसको दिक्कत आती है लिखने में, तो बेटा उनको ये अपेंडिक्स साइन कराकर फिल कराकर देना होगा। एंड कवर्ड होती है एंड डिसेबिलिटी RPWD के एक्ट के अंदर, बट सेकंड एक्ट में नहीं आती। लेस देन 40% डिसेबिलिटी है एंड डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, तो बेटा ये आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये रहेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी नाबार्ड की। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन पता होने के बाद ये फॉर्म फिल करें। PWD कैंडिडेट्स मैंने आपको बता दिया है, इस एग्ज़ाम की एक एक पॉइंट मैंने आपके लिए क्लियर किया है। अगर फिर भी आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन है आपके लिए, कमेंट में मेंशन कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे मेंशन कीजिएगा अपने क्वेश्चन को, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई डाउट आपको रहेगा। पूरा वीडियो देखा होगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा वीडियो नहीं देखा होगा तो डाउट ही डाउट रहेगा, ओके। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट के लिए। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।